अब तक आपने देखा कि काली के वार से घायल नरभक्षी अचानक ही वहां से गायब हो जाता है और वो अनजान लड़की अनिरुद्ध के शरीर के एक हिस्से और उस नरभक्षी के खून की आहुति उस हवन कुंड में दे देती है, जिससे निकला नीला पदार्थ पिलाकर वो उस नरभक्षी को ठीक करती है। तो वहीं अबोनिता काली के घर से जाने के बाद कहीं नहीं मिलती, तो हर्ष, काली और क्रिश डीएम ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में काली के सरदर्द होने के कारण तीनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां काली को कूड़ेदान में अबोनिता और अनिरुद्ध की तस्वीर मिलती है, जिसके बाद पता चलता है कि अबोनिता अनिरुद्ध की ही बेटी थी और बचपन में उसकी मां को लोगों ने काला जादू करने के चलते जिंदा जला दिया था। साथ ही ये सच भी सामने आ जाता है कि अनजान लड़की ही अबोनिता है। अब आगे। किशनगढ़ गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, पहेली बना हुआ था। किसका किससे क्या संबंध है, लेकिन इन सब के बीच में काली के सामने अबोनिता की सच्चाई आ चुकी थी कि वो उसी अनिरुद्ध की बेटी है, जिसने काले जादू के सहारे से इस गांव को नुकसान पहुंचाना चाहा था। काली अब उसी जगह खड़ी थी जहां अनिरुद्ध को उसने मारा था, वो वीरान जगह जहां अब वो टूटा हुआ घर भी नहीं था। ये देखकर काली कहती है, इस जगह तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर वो अनिरुद्ध की बेटी है तो जरूर उसने उसकी ही तरह काले जादू में महारत हासिल की होगी और बेटी तो बाप पर गई ही होगी। इसलिए उसको सामने लाने के लिए मुझे काली नहीं, नकाब वाली बनकर ही उसका पता लगाना होगा। काली चुटकी बजाकर अपने नकाब वाले रूप में आकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर आंखें बंद कर लेती है और कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद उसके दोनों हाथों में अग्नि के गोले प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वो आंखें खोलकर उन गोलों को अपने सामने फेंक देती है। उन गोलों की शक्ति से अबोनिता का बनाया महल काली के सामने प्रकट हो जाता है। हवन कुंड के सामने बैठी अबोनिता एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तो आ ही गया कोई मुझे ढूंढते हुए, और ये जो भी होगा उसका मेरे पिता की मौत से गहरा संबंध होगा, क्योंकि मेरे इस महल को प्रकट करने की शक्ति किसी आम इंसान में नहीं है। तो ये जरूर। अबोनिता के इतना बोलते ही उसके कानों में एकदम से महल के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। अबोनिता! मेरा नाम लेकर बुलाने वाली आखिर ये है कौन? तो अपने बाप की तरह आखिर तुमने भी काले जादू को ही अपना हथियार बनाया ना अबोनिता? कोई बात नहीं, जब तुमने ये रास्ता चुन ही लिया है तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारे ही पिता उस दरिंदे अनिरुद्ध की तरह होगा। तुम्हारे शरीर के भी इतने टुकड़े होंगे कि दुनिया में कोई शक्ति उसको जोड़ नहीं पाएगी। काली इतना बोलकर अपनी शक्तियों से उस जगह को आग लगाकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही अबोनिता जो छुपी हुई थी वो बाहर निकलकर महल को जलता देखकर कहती है, नकाब वाली, तूने मेरे पापा को मारा है ना? तो अब तू देखेगी कि चिथड़े जुड़ते हैं और जोड़ूंगी उनको मैं और लाऊंगी इस दुनिया में वापस उन्हें, और तब तक मैं तेरे सामने नहीं आऊंगी। अब मेरे मकसद को अंजाम देने का समय आ गया है। अबोनिता इतना बोलकर अपने हाथ को काटकर उसकी कुछ खून की बूंदें हवन कुंड में डालती है, जिसके बाद अपने आप महल में लगी भयानक आग बुझ जाती है। काली अपने घर के बाहर साधारण कपड़ों में प्रकट होती है और अपने घर के अंदर जाती है, जहां दुर्गा काली के आने पर उससे कहती है, काली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अबोनिता को डीएम ऑफिस वालों ने नहीं भेजा था, मतलब वो कोई बहरूपी थी। आखिर कौन थी वो? माँ को बताया कि अबोनिता अनिरुद्ध की बेटी है, तो कहीं माँ परेशान होकर अपनी तबीयत ना खराब कर ले। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। माँ, कुछ नहीं, वो बस एक लड़की थी जिसको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो झूठ बोलकर इस गांव में रुक गई। बताओ, उस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को इतना सुनाया और वो बहरूपी निकली। खैर, चल आजा खाना खा ले। चलो माँ, दोनों साथ में खाते हैं। नील, नितिन, मुकेश तीनों नदी किनारे बैठे नदी में पत्थर मार रहे थे और बेचारा नितिन रोते हुए अपने भाई से कहता है, दिल ते अलमा आत्वों में बह गए, अब बोनिता दी की अधूली तलते हुए पीएम तिंदली ला गए। रोमा भाई, सब सही होगा और यहाँ ऐसी आईनी हुई है इसमें। तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें जरा भी खबर है? वो अबोनिता एक बहरूपनी निकली, उसको डीएम ऑफिस वालों ने नहीं भेजा था। आज मैं इसको नहीं तोलूंगा, भला भाई वाली इद्दत दही बाल में। नितिन उठकर मुकेश को नदी में धक्का देकर
वहाँ से नील को लेकर भाग जाता है। बेचारा मुकेश ऐसे अचानक से खुद को गिरने से नहीं रोक पाता और नदी में गिरकर पूरा भीग जाता है और गुस्से में कहता है, गधे के बच्चों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब अपने आखिरी काम को अंजाम देना है। भेड़िया दिखाकर मेरे नरभक्षी राक्षस को घायल किया था ना उस नकाब वाली ने। अब मुझे भेड़िया ही चाहिए अपने इस काम को अंजाम देने के लिए। रात के अंधेरे में किशनगढ़ चैन की नींद सो रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा था। वहीं किशनगढ़ के पास के गांव में जहां चिड़ियाघर में कैद भालू की मौत हुई थी, उसी जगह एक बार फिर से किसी के आने की आहट होती है। उस चिड़ियाघर में एक ऐसा जानवर कैद था जिसे देखने तक की मनाही थी लोगों के लिए, और वो था सबसे खतरनाक भेड़िया। लेकिन वो कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे जहां वो भेड़िया बंद था। अचानक से उस भेड़िए के पिंजरे पर कोई हाथ रखता है तो वो भेड़िया अपनी गर्दन घुमाकर घूरने लगता है। उसकी खून के जैसी लाल आंखें जैसे किसी के शिकार की प्यासी थी। तभी वो इंसान जो उस पिंजरे के पास था, पिंजरे पर लगे ताले को चाबी से खोलने लगता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे अब किसी के सहारे नहीं रहना है। इस आखिरी काम को अब मैं खुद अंजाम दूंगी। और जैसे ही वो भेड़िया अबोनिता पर हमला करने लगता है, तभी वो उस हथियार से उसका गला काट देती है, जिससे उस भेड़िए का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके सर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अबोनिता अपने हाथ में उसके सर को पकड़कर कहती है, अब समय आ गया है आपके वापस इस दुनिया में आने का, और इस गांव का सर्वनाश तो अब शुरू होगा। अपने हाथों में अबोनिता उस कटे हुए भेड़िए का सर लिए चल देती है। किशनगढ़ जब रात में अंधेरे में सो रहा था, तब उसने इस खतरनाक काम को इतने खामोशी से अंजाम दिया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तो वहीं अगली सुबह दूसरे गांव के कुछ लोग वहां के सरपंच के साथ किशनगढ़ आते हैं और सीधे पंचायत ऑफिस जाकर बोलते हैं, अरे गुलशन प्रधान, बाहर आओ बाहर। हाँ बाहर आओ। पंचायत ऑफिस के बाहर शोर और भीड़ देखकर गांव के और लोग भी पंचायत ऑफिस के इर्द गिर्द घेरा लगा लेते हैं। तभी ऑफिस के अंदर से अंगड़ाई लेते हुए कृष निकलता है। कौन है बे? अचानक से अपनी आंखों के आगे इतने सारे लोगों को देखकर कृष सीधा खड़ा होकर अपनी आंखें मसलता है और दूसरे गांव के सरपंच को यहाँ देखकर बोलता है, अरे सोमपुर के सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? कोई काम? काम? अरे काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। सरपंच जी को बुलाइए। सचिव जी, हमें कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी। दूसरे गांव के सरपंच की गुस्से वाली बातें सुनकर एक पल के लिए कृष परेशान हो जाता है और वो सबको ऑफिस में बैठाकर खुद सरपंच जी को लेने उनके घर पहुंचता है, जहां अभी गुलशन अपने घर के आंगन में अपनी धोती बांधे बनियान में खड़ा था और अचानक कृष को देखकर बोलता है, अरे सचिव जी, सुबह सुबह आप हमारे दरवाजे पर काहे चले आए भाई? अरे सरपंच जी, गजब हो गया, जल्दी चलिए। पंचायत ऑफिस में दूसरे गांव के सरपंच अपने कुछ लोगों के साथ आए हुए हैं और बहुत गुस्से में लग रहे हैं वो। अरे अब क्या हो गया? कहीं कोई गांव का लौंडा वहाँ की लड़की को तो नहीं भगा ले गया? ये लोग भी ना, रुकिए जरा बुसट पहन लूं। गुलशन जल्दी से कपड़े पहनकर कृष के साथ बाइक पर पंचायत ऑफिस आने के लिए निकल जाता है। गांव में हो रही चहल पहल से अनजान दुर्गा खाना बनाकर काली को पैक करते हुए देती है और कहती है, काली बेटा, ले तेरा लंच, लेते हुए जा, कुछ नहीं खाती आजकल तू। ठीक है माँ, अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो लेकर कैसे न जाऊँ। अच्छा चलो चलती हूँ, आप आराम करना क्योंकि घर का काम तो मैं। काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है और घर का सारा काम हो जाता है। ये देखकर दुर्गा काली को कहती है, मेरे लिए भी कुछ काम छोड़ जाया कर, तू भी ना। काली मुस्कुराते हुए ये सुन वहाँ से निकल जाती है और स्कूल पहुँचने ही वाली होती है कि तभी कान्हा स्कूल के दरवाजे पर भागा भागा आता है और काली को अंदर जाने से रोकते हुए कहता है,
काली दीदी रुको। अरे कान्हा, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो? अभी बताने का समय नहीं है, रास्ते में बताते हैं। आप चलिए मेरे साथ पंचायत ऑफिस, जल्दी। सरपंच ऑफिस के अंदर दूसरे गांव के लोग और प्रधान बैठे गुलशन का इंतजार कर रहे थे। तभी कृष की बाइक ऑफिस के बाहर आकर रुकती है और वो प्रधान जी के साथ अंदर आता है। अरे अरे सरपंच, नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ हमारे गांव में? अरे नमस्कार बाद में करिएगा सरपंच जी, पहले ये बताइए कि आपके गांव के लोग इंसान से शैतान कब से बन गए? जानवरों को मारने की हिम्मत कैसे हुई आपके लोगों की, वो भी हमारे गांव में आकर? क्या मतलब? हम कुछ समझ नहीं रहे। अरे ओ मजनू, जरा दिखा इन सबको। सरपंच के साथ आए लोगों में एक मजनू नाम का लड़का अपने साथ लैपटॉप लाया था, जो उसमें एक वीडियो चलाता है जिसमें रात के अंधेरे में एक नकाब वाली लड़की गांव की चिड़ियाघर में आती है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को घायल करके पिंजरे की चाबियां ले जाती है और कुछ देर में उसी रास्ते से वापस जाती है, लेकिन उसके हाथ में भेड़िए की मुंडी थी। ये सब देखकर कृष और गुलशन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो नकाब वाली है। अरे पागल हो क्या सरपंच जी, ये कोई और है, आप भी ना। और आप ये हमें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके गांव में एक ही नकाब वाली है जो बहुत शक्तिशाली है और हमारे चिड़ियाघर के दरवाजे पर ही कैमरा लगा है बस, वरना वो भेड़िए को मारते हुए भी इस लड़की का चेहरा सामने आ जाता। और इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि हमारे यहाँ के चिड़ियाघर के जानवरों की कातिल यही है। और हमें तो लगता है इससे पहले जिस भालू की हत्या हुई थी उसको भी इसने ही मारा होगा। अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप, मेरी नकाब वाली ऐसा कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती बस। सही कहा सचिव जी ने। काली की आवाज सुनकर सभी पीछे को देखने लगते हैं, जहां पर काली चलते हुए अंदर आती है और उस वीडियो की तरफ नजर घुमाकर देखते हुए बोलते हैं। इस वीडियो में इस लड़की ने अपना चेहरा ढका है ताकि इसकी पहचान छिपी रहे, लेकिन ये नकाब वाली नहीं है, क्योंकि नकाब वाली सिर्फ इस गांव को बचाने के ही समय आती है, ना कि ऐसे घिनौने काम को अंजाम देने। और ये कौन है ये मुझे पता है। हमें ये नहीं पता। किशनगढ़ गांव में एक ही नकाब वाली है और कैद में उस भेड़िए की जान भी एक नकाब वाली ने ही ली है, इसलिए कानूनी कार्रवाई तो जरूर होगी। और इसके पीछे अगर किशनगढ़ से कोई और भी है तो उसको सजा से कोई नहीं बचा पाएगा, समझे आप गुलशन जी? चलो सब। सोमपुर गांव के सरपंच गुलशन और किशनगढ़ को धमकी देकर चले जाते हैं। तो वहीं अब ये सब देखकर काली को समझ आ जाता है कि ये सब अबोनिता का किया धरा है, इसीलिए वो सभी के जाने के बाद गुलशन और कृष को कहती है, ये सब जो हुआ वो नकाब वाली ने नहीं बल्कि अबोनिता ने किया है। अबोनिता? अरे काली बिटिया, पागल हो गई होगा। माना कि वो लड़की बहरूपनी थी, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो किसी जानवर को मारेगी। वो बहरूपी नहीं बल्कि अनिरुद्ध की बेटी थी सरपंच जी। वही अनिरुद्ध जिसने इस गांव को काले जादू से तबाह करना चाहा, जिसका बहुत बुरा अंत नकाब वाली ने किया। और अब वो भी अपने बाप की राह पर है, जरूर अपने बाप का बदला लेने आई है वो। ये क्या कह रही हो बिटिया? अबोनिता अनिरुद्ध की बेटी है? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। जो इतने समय से हमारे बीच में एक आम लड़की बनकर रह रही थी, वो सीधी सी लड़की हमारे से छुपते हुए इस गांव को तबाह करने का षड्यंत्र रच रही थी। हाँ सरपंच जी, काली ने ही तो मना किया था गांव वालों को ये सब ना बताने के लिए, वरना सबके मन में डर बैठ जाता कि जैसे अनिरुद्ध ने अपनी शक्तियों से सबको खत्म करने की कोशिश की थी ना, अगर उसकी बेटी कर देती फिर सब तबाह हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसको ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। बिटिया, तुम कुछ नहीं कर सकती। अब तो सब कुछ नकाब वाले के हाथ में है, लेकिन उसको बुलाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे उसको बुलाने की तो जरूरत भी नहीं है सरपंच जी, मेरी नकाब वाली है यार। वो अपने आप इस गांव को मुसीबत में देखेगी ना तो खुद आ जाएगी वो।
सभी चिंता में थे कि आखिर अब क्या होगा। तो वहीं काली और गुलशन की बीच की बातें एक गांव वाला सुन लेता है, जो पूरे गांव में शोर मचा देता है कि अपोनिता अनिरुद्ध की बेटी है और वो किसी बड़े मकसद को अंजाम देने इस गांव में आई है। ये सुनकर पूरा गांव हैरान और परेशान हो जाता है। भाग्या के घर में जब ये खबर पता चलती है तो वो अपने बेटे नितिन की लाल मिर्च से नजर उतारते हुए कहती है, हाय राम, हम एक राक्षस की बेटी से अपने बेटे को जोड़ना चाहती थी। कहीं उसने इसके ऊपर काला जादू न कर दिया हो। हे भगवान, रक्षा करना हमारे बच्चे की। अले माँ, तुत नहीं होता। अब बोनीता ने तभी मुझे दुत्ते थे तप्पल मारतल तुआ भी नहीं तो ताला दादू भला ताते तले दी। अरे नालायक, काला जादू करने के लिए छूने की जरूरत नहीं है। तेरे से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल करके वो तुझे काले जादू में फंसा सकत है। चुप कर तू, अब मुझे नजर उतारने दे। भाग्या लाल मिर्च हाथ में लिए नितिन के शरीर से 7 बार ऊपर नीचे उसे उसारती है और घुमाकर उसे बाहर आंगन में तसले में जलती हुई एक आग में डाल देती है। तभी उसको ऐसा करते अपने आंगन से दुर्गा देख लेती है, जो कि भाग्या से कहती है, अरे क्या हुआ भाग्या, किसकी नजर उतार मिर्चियाँ फूक रही है? अपने बेटे नितिन की। अरे बहन, तुम्हारे घर में ही रह रही वो अबोनिता उस कलमुहे डॉक्टर अनिरुद्ध की बेटी निकली। अब बताओ, जैसा बाप था वैसे ही बेटी निकली ना, इसलिए मैं तो अपने बच्चों की चिंता कर रही हूँ। दुर्गा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अनिरुद्ध ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और ये बात सुनकर उसको वही दृश्य याद आने लगता है और वो घबराकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो वहीं सभी गांव वालों की चिंता का नजारा अपोनिता अपने महल में बैठे बैठे देखकर हंस रही थी। मुझे अच्छा लगा ये डर किशनगढ़ वालों का। हाँ, मैं काली शक्तियों की मलिका हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे पापा से नहीं बल्कि मुझे ये शक्तियाँ मेरी माँ से विरासत में मिली है। काली शक्तियों की रानी बनने वाली थी वो, लेकिन उससे पहले उस बाकुंडा गांव के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आज भी मेरी आंखों में वो आग जलती हुई दिखती है, लेकिन पहले मैं अपने पापा की मौत का बदला लूंगी इस गांव से और उनके साथ मिलकर उसके बाद मैं उस गांव को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर अपोनिता जोर जोर से एक डरावनी हंसी हंसने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर काली इस बात से अनजान थी कि गांव में सबको अपोनिता का सच पता है और वो आराम से घर जाते हुए खुद से कहती है, मैं खुद को और अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचान सकती हूँ, फिर भी मैं ये सब होने से क्यों नहीं रोक पाती। इतने जानवरों की मौत हुई, बेरहमी से उनके शरीर के टुकड़ों को अलग कर दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। एक आदमी जिसे मैं बचाने में नाकामयाब रही। इतनी शक्तियों के बाद भी क्या फायदा, सब कुछ मेरे हाथों से क्यों निकल जाता है। काली एक बार फिर से हताश हो रही थी। तभी उसके कानों के पास ही महाकाली के मंदिर की घंटियां बजने की आवाज आती है और उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चलने लगते हैं। और जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अंदर माता काली की बड़ी सी मूर्ति में से एक अलग ही तेज प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। काली खुद को रोके बिना ही मंदिर के अंदर जाती है, जहां वो महाकाली के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखों में आंसू लिए कहती है, हे महाकाली, मेरी मदद करो। इतनी शक्तियों की धनी होने के बाद भी मैं डरी रहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अब तक सिर्फ खोया ही है। अपने पिता और बहन को खोकर मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ होते हुए भी मैं कमजोर लड़की हूँ जो कुछ नहीं कर सकती। इस काले जादू की दुनिया का नामो निशान मिटाने के लिए मेरे साथ कितने लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ये मुसीबत मेरे सामने वापस आ गई, बल्कि और भी बड़ी होकर आई है। क्या करूँ माँ, मुझे बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। काली अपनी बात खत्म कर घुटनों के बल बैठकर महाकाली के चरणों में अपना सर झुका देती है। कुछ पलों बाद काली को अपने सर पर एक प्यार भरा हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही काली अपना सर कदमों से उठाती है तो उसके पास साक्षात महाकाली खड़ी थी। ये देखकर काली उनके सामने खड़ी होकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ आप आ गईं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। तथास्तु पुत्री,
और मेरी पुत्री ने इतने प्यार से मुझे बुलाया तो मुझे आना तो था ही। अब बताओ अपनी माँ को, क्यों चिंता करती हो पुत्री? तुम तो स्वयं एक देवी समान शक्ति वाली कन्या हो, तो तुमको कमजोर पड़कर मुझे बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? माँ आप सब जानती हैं, मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ इस गांव में शांति और अमन बनाए रखने की, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती हूँ। कोई ना कोई समस्या मेरे मार्ग में आकर खड़ी ही हो जाती है। आखिर कब ये सब हमेशा के लिए खत्म होगा? पुत्री, ये जीवन है। यहाँ ना तो दुखों का अंत है और ना ही खुशियों का। अगर कठिनाइयाँ हैं तो सरलता भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो तुम इतनी जल्दी निराश मत हो, इसी का नाम तो जीवन है। तुम जितनी समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ोगी, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। और ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को देख तुम घबराओ मत। अभी तो इस मनुष्य जीवन में तुम्हें इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना है। इसलिए उठो काली, तुम मेरा स्वरूप हो। एक स्त्री मेरे 9 रूपों से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसे जीवन की हर समस्याओं के सामने हारने की अनुमति मैं कभी नहीं दे सकती। पुत्री, अब तुमको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम सर्वशक्तिशाली हो, क्योंकि तुम खुद एक स्त्री हो और तुम्हारे जैसी पवित्र मन की लड़की को किसी बुरी शक्ति से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। और पुत्री, मैं आशा करती हूँ अब निडर होकर तुम आने वाली कठिनाइयों का सामना डट कर करोगी। तथास्तु पुत्री। हाँ माँ, जरूर करूँगी। आखिर वो समय आ ही गया जब मेरे काम का अंतिम पड़ाव है। आज मैं अपने पिता को जीवित कर उन्हें अपने पास हमेशा के लिए रख लूंगी। अब बोनिता मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। शैतान ओरोते अपेरे ते रोस्तो वेनी शैतानो तेर ओरोते वेनी शैतानो ओरोते प्रो वेनी शैतानो एक ते सपेरो वेनी शैतानो ओपेरा पेस्ट्रो अटेरे ओरो वेनी शैतानो शैतानो ओरते अपोरते रोस्तो। उसके मंत्र पढ़ते ही अनिरुद्ध के टुकड़े धीरे धीरे करके अब हिलने लगते हैं। उन टुकड़ों को हिलता देखकर अबोनिता जोर से हंसती है, लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर बाद वो टुकड़े हिलकर अपने आप शांत हो जाते हैं। ये देखकर अबोनिता हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये क्या, पापा के टुकड़े अपने आप शांत कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इस साधना में कोई कमी रह गई हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ठीक वैसा ही किया था जैसा उस खोपड़ी ने मुझे कहा था। अबोनिता के मन में ये बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर खोपड़ी बिना बुलाए आ जाता है और अबोनिता को परेशान देखकर उससे बोलता है, तुम यही सोच रही हो, तुमने अपनी साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर याद रहे कि अनिरुद्ध का पुराना शरीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनिरुद्ध मर चुका है। उसके मरने के बाद तुम उसे जिंदा कर रही हो। मेरे पापा का शरीर पहले के जैसा नहीं होगा? तो क्या हुआ बोंदिता, अगर तेरे पापा का शरीर पहले के जैसा नहीं होगा तो कम से कम वो तेरे पास तो होंगे ना। अगर वो पहले के जैसे नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, मुझे बस उनको जीवित करना है। पर कैसे? जिस तरह से मैं तुम्हें बोलूं, तुम ठीक उसी तरह से करना। अबोनिता अब खोपड़ी की बात से सहमत हो जाती है। ये तो काम कर रहा है। आप बहुत जल्द मेरे पास होंगे पापा। आखिर मेरे पापा के मजबूत हाथ उन्हें मिल ही गए। आपकी बेटी आपसे बहुत जल्द मिलने वाली है।
आखिर आ गए मेरे पापा। पापा, पापा आप जिंदा क्यों नहीं हुए? मैं अब क्या करूं? अबोनिता गुस्से में पागल हो चुकी थी क्योंकि उसके इतनी मेहनत के बाद भी उसके पिता जीवित नहीं हुए थे। बस इसीलिए अबोनिता गुस्से में पागल हुए जा रही थी। तभी साइड में खोपड़ी उससे बोलता है, इतना पागल होने का कोई फायदा नहीं है मूर्ख लड़की। अभी तूने अपने पिता का शरीर बनाया है, उसमें जान डालनी बाकी है। उसका शरीर देख। तुझे क्या लगता है कि इतने बड़े शरीर में केवल एक आत्मा सही है? और इस विशाल दानव को अनिरुद्ध बनाने के लिए अनिरुद्ध की भी तो जरूरत है, और साथ ही उसमें तेरी ऊर्जा भी चाहिए, तभी तेरा बाप जिंदा होगा। पहले तो अपने बाप से थी, पर अब वो तुझसे होगा। मतलब समझी या और समझाऊं? पर मैंने उसमें आत्मा का प्रवाह कर दिया। अबोनिता उस खोपड़ी की बात सुनकर समझ जाती है कि वो खोपड़ी उससे क्या कहना चाह रहा था।